बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS 2022 में एक करंट अफेयर्स का जो पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन था वो यूक्रेन के मुतालिक था। उसमें आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्रपोज प्रोस्पेक्टिव फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान इन द वेक ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ऑन 24 फरवरी 2022। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्रोस्पेक्टिव फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस, कि कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस जो रैशनल भी हों, और हमेशा आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक सीरीज ऑफ ऑप्शंस भी बनाए जाती हैं। तो जब यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया रशिया ने, तो उस वक्त हमारे पॉलिसी मेकर्स के जहन में था कि हम कैसे रिलेशंस बनाएं, चॉइसेस क्या क्या होनी चाहिए, क्या हम रशिया के इस अटैक को कंडेम करें या कंडेम ना करें, हम यूएसए के साथ खड़े हों या चाइना और रशिया के ब्लॉक के साथ खड़े हों, क्योंकि हम एससीओ के मेंबर्स भी हैं। तो फिर एक सीरीज ऑफ ऑप्शंस बनाई जाती हैं। उन ऑप्शंस में शायद ये लगता है कि पहले पहले हमारा टिल्ट थोड़ा सा रशिया की तरफ था, while keeping balance in our relationship with USA। थोड़ा सा टिल्ट शायद रशिया की तरफ था, लेकिन इमरान खान साहब के जाने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने जो सेकंड ऑप्शन है, और वो सेकंड ऑप्शन ये है कि इफ इट बैकफायर्स तो हम टिल्ट अपना यूएस की तरफ कर लेंगे, लेकिन हम रशिया को भी अनॉय नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया को अनॉय करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अमेरिका को तो बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इससे पहले मैं बताता चलूं कि रशिया के अटैक करने से पहले जो हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मेन सेंटर्स से हमारे फॉरेन पॉलिसी के, वो तीन ही थे, रीबैलेंसिंग, रीब्रांडिंग और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी। आपके सामने लिखे हुए हैं रीबैलेंसिंग, रीब्रांडिंग और कनेक्टिविटी। रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि 2022 में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था, शाह महमूद कुरैशी ने, उन्होंने कहा था कि हम अब रीबैलेंस करें अपने रिलेशंस को, हमारा टिल्ट सारे का सारा अब वेस्ट की तरफ या यूएस की तरफ नहीं होगा, बल्कि बाकी जितनी भी पावर्स हैं जो इमर्ज हो रही हैं इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, उनके साथ भी हम ताल्लुकात में अपना बैलेंस लेके आएंगे। इसको कहते हैं रीबैलेंसिंग, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज हमेशा ये रहा है कि पाकिस्तान वेस्टर्न ब्लॉक में शामिल रहा है, और द मोस्ट ट्रस्टेड एलाई जब भी उनको जरूरत होती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इज रेडी टू बिकम हायर्ड गन। तो एक तो थी रीबैलेंसिंग, और रीब्रांडिंग, अपने ब्रांड को हम रीब्रांड करेंगे, यानी अपने इमेज को बेहतर बनाएंगे। दो ही हमारे इमेज थे कि हम प्रो वेस्ट हैं या फिर हम टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री हैं। तो हम टेररिज्म को अपनी लैंड में बर्दाश्त नहीं करेंगे, या यहां से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जाके किसी दूसरे मुल्क में लड़ती है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने इस ब्रांड को बेहतर बनाएंगे। और दूसरे नंबर पर ज़ाहिर रीबैलेंसिंग के साथ भी हमारा ब्रांड बेहतर हो सकता है। और कनेक्टिविटी, जैसे कि CPEC है और BRI, हम कनेक्ट करेंगे पूरे रीजन को, और हमारा इंटरेस्ट इसी में है कि अगर कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट को पूरा करना है तो फिर रीब्रांडिंग और रीबैलेंसिंग का करना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूएस जो रशिया है उसका अटैक होता है, और उस अटैक के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम अपना इसी रीबैलेंसिंग को देखते हैं। इस रीबैलेंसिंग को देखकर तो हम अपने रिलेशंस जो है मेजर पावर्स के साथ बनाते हैं, और वो है यूएस, चाइना और रशिया जो मेन है। हम कंडेम करते हैं रशिया को? नहीं, पहले तो हम कंडेम बिल्कुल नहीं करते हैं रशिया को। जब तक कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, वी डिड नॉट कंडेम रशिया। और हियर वेस्टर्न पावर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अमेरिका वाज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान नॉट कंडेमिंग रशिया। उसके साथ हमने ये भी कहा कि दोनों पार्टीज यानी कि यूक्रेन और रशिया दोनों मिलकर तो पीसफुल और एमिकेबल रेजोल्यूशन ऑफ इशू करें, यानी इशू को खुद से दोनों पार्टीज मिलकर रिजॉल्व करें। तो दुनिया एक क्वेश्चन पूछती थी कि कैसे ये हो सकता है कि एक ऑक्यूपाइड कौम हो और एक ऑक्यूपेंट कौम हो, ऑक्यूपाइड कौम, दोनों के दरमियान में किस तरीके से बायलैटरल रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं, जबकि एक कौम कब्जे में है और दूसरी कौम काबिज है। इससे हमारा कश्मीर का कॉज भी खराब हो सकता था, कि कश्मीर के कॉज में अगर दुनिया वाले ये कहें कि कश्मीरीज और इंडियंस मिलके अपने रेजोल्यूशंस, अपने पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, तो इससे कश्मीर इशू हमारा खराब हो सकता था। उसकी वजह यह है कि कश्मीर का वो एरिया जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड है, वो किस तरीके से
आजाद रह के एक सॉवरन कंट्री के तौर पर इंडिया से निगोशिएट कर सकता है, जबकि पाकिस्तान बीच में शामिल ना हो। और दूसरे नंबर पे रिस्पेक्ट ऑफ यूक्रेन सॉवरेनिटी, हमने ये जरूर कहा कि हम यूक्रेन की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी शायद एक हमारे ज़हन में ये बात हो कि एक को अमेरिका और वेस्ट को मुकम्मल तौर पे नाराज भी नहीं करना, और दूसरे नंबर पर अगर हम उनकी सॉवरेनिटी के रिस्पेक्ट के लिए नहीं कहेंगे तो फिर कश्मीर की सॉवरेनिटी का भी मसला सामने आ सकता है। तो ये पहले हमारे कुछ ऐसे रिलेशन से, लेकिन वो कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, आगे चल के कैसे होंगे। प्रोस्पेक्ट क्या है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस ऐसे हों, तो वो आगे हम देखते हैं। हमारा टिल्ट जो है आगे चल के प्रोस्पेक्ट्स यही हैं कि पॉलिसी टिल्ट आएगा टुवर्ड्स यूएसए की तरफ हमारा पॉलिसी टिल्ट आएगा। दिस इज द प्रोस्पेक्ट, मोर प्रोस्पेक्ट्स दैट वी विल टिल्ट टुवर्ड्स यूएसए विदाउट अननेसेसरली अनॉइंग रशिया। रशिया को हम नाराज नहीं करेंगे अननेसेसरली, क्योंकि रशिया और चाइना अभी इस वक्त एक पेज के ऊपर हैं और दोनों कंडेम कर रहे हैं वेस्ट को और यूएस को, और दोनों समझ रहे हैं। और उनकी स्टेटमेंट से ये भी लगता है कि जो यूक्रेन का इशू है उनकी वजह से खराब हुआ है, खासतौर पे नेटो एक्सपेंशन की वजह से। और अभी आपने देखा कि जैसे जनरल बाजवा ने, और हमें सबको पता है कि जनरल बाजवा और आर्मी की जो मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वही पॉलिसी मेकिंग करते हैं पाकिस्तान में। तो जनरल बाजवा ने बाद में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी दी जिससे उन्होंने नाराजगी का इजहार किया जो यूक्रेन के ऊपर हमला था। इसका मतलब है थोड़ा सा टिल्ट आ गया हमारी पॉलिसी में। जैसे खान साहब पहले बयानात दे रहे थे, ज़ाहिर है वो भी आर्मी या पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स की मर्जी के बगैर तो नहीं होंगे, मगर वो जो जैसे बयान दे रहे थे इसका मतलब है कि पहले पॉलिसी जो है वो डिफरेंट थी, थोड़ा सा टिल्ट रशिया की तरफ जरूर था। ऐसा नहीं था कि हमने अनॉय किया अमेरिका को, लेकिन टिल्ट थोड़ा सा रशिया की तरफ था। अब दूसरी दफा जब इसका बैकलैश आया तो उसके बाद फिर हमारा टिल्ट थोड़ा सा, प्रोस्पेक्ट्स यही है कि यूएस की तरफ होगा। उसकी लॉजिक क्या है, क्यों यूएस की तरफ थोड़ा सा हमारा टिल्ट ज्यादा होगा? यूक्रेन के इस मसले से, अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक को हम कंडेम नहीं करते तो इसका मतलब है हम अपने कश्मीर का कॉज खराब कर लेंगे। एक तो मेजर रीजन ये भी है। दूसरे नंबर पर यूएस अभी भी सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है, डोमिनेंट है, नो डाउट। जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है इट इज इन द मेकिंग, लेकिन अभी भी 10-15 साल लगेंगे यूएस उस लेवल के ऊपर पहुंच जाए जहां पे दूसरी पावर्स हैं। तो कम से कम 10-15 साल तो हमने सर्वाइव करना है। तो ये एक बड़ी रीजन है हमारे टिल्ट की। फिर पाकिस्तान फिस्कल डिपेंडेंस अपॉन आईएमएफ, हमारे बजट मैनेजमेंट के लिए हम हमेशा आईएमएफ की तरफ देखते हैं। हमारी फिस्कल मैनेजमेंट जैसी भी है, पुअर है, अच्छी है, हमें ब्रीदर मिलता है आईएमएफ की तरफ से। तो आईएमएफ हमें सबको पता है कि दैट इज कंट्रोल्ड बाय यूएसए। फिर उसके बाद रशिया कैन टेक इट्स रिलेशंस विद इंडिया फॉर पाकिस्तान। ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता कि रशिया पाकिस्तान और इंडिया के साथ रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आए, नहीं। इंडिया को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे अमेरिका इंडिया को हमेशा प्रेफरेंस देता है, तो रशिया भी हमेशा इंडिया को प्रेफरेंस देता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा परचेजर है रशिया की आर्म्स मार्केट का। अब बहुत बड़ी आर्म्स मार्केट है इंडिया खुद रशिया के आर्म्स का। तो नंबर 1 एक चीज S-400 आपको पता होगा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है रशिया से खरीदा, अमेरिका उससे खुश भी नहीं था। फिर दूसरे नंबर पर अभी रिसेंटली इंडिया ने ऑयल खरीदने का जो फैसला किया है, और वो भी अपनी करेंसी में, यानी कि रबल और रुपी के साथ ही ऑयल खरीदा जाएगा। इससे डॉलर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, और जो रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हैं, उससे उनको वो रशिया जो है उससे काफी हद तक ब्रीदर मिल सकता है। इससे अमेरिका थोड़ा सा नाराज है इंडिया से। हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका की मुकम्मल पॉलिसी चेंज हो गई है, अभी भी इंडिया से वो दुश्मनी कर लेगा, नहीं। इंडिया अभी भी बड़ा प्रोमिनेंट है इंडियन ओशन में, खास तौर पे चाइना को कंटेन करने के लिए, और चाइना बड़ा खतरा है रशिया से, इसलिए इंडिया की प्रोमिनेंस है। लेकिन थोड़ी सी नाराजगी हुई है, इसी वजह से अमेरिका थोड़ा सा एडवांस कर रहा है पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को F-16 के स्पेयर पार्ट्स देने का फैसला किया है, और इसी तरीके से IMF की डील हुई है। फिर हमने देखा कि फ्लड जो डेवस्टेशन है उसमें अमेरिका और UN उन्होंने मिल के पाकिस्तान के लिए फंड रेजिंग किया। तो ये सारी रीजन हमें बताती हैं कि अमेरिका थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखा है। डिप्लोमेसी में होता है, जब आपका दोस्त आपके दुश्मन से जाके थोड़ी सी डीलिंग करना शुरू कर दे तो आप उसको दिखाने के लिए उसके दुश्मन के साथ
कुछ ना कुछ डील करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से रशिया कैन टेक इट्स रिलेशन विद इंडिया फॉर पाकिस्तान, वो अपने रिलेशन खराब नहीं कर सकता पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ, ये तो पक्की बात है। और हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो पिवट है वो इंडिया ही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि राइजिंग शेयर्ड कंसर्न्स ऑन अफगानिस्तान बिकमिंग हब ऑफ इंटरनेशनल टेररिस्ट्स इंक्लूडिंग अल-कायदा एंड टीटीपी। अमेरिका और पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं अफगानिस्तान के मामले में वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि तालिबान अभी तक नहीं सुन रहे, ह्यूमन राइट्स को वो अभी तक उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, विमेन एजुकेशन के ऊपर अभी तक रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर हमने देखा कि टीटीपी आजादाना तौर पर तालिबान के एरिया से एक्ट कर रही है पाकिस्तान में, और टेररिस्ट अटैक्स भी हो रहे हैं, बल्कि बढ़ भी गए हैं, ना सिर्फ उनके बल्कि बलूच नेशनलिस्ट के भी अटैक्स बढ़ गए हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान अब ये समझ रहा है, खासतौर पर उसके पॉलिसी मेकर्स, कि तालिबान वैसे हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं जैसे हमने सोचा था। कंसर्न्स पहले भी मौजूद थे, लेकिन अमेरिका के साथ पाकिस्तान की इस मामले के ऊपर भी कंसर्न्स शेयर्ड हो गए हैं, इंटरेस्ट शेयर्ड हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका को भी खतरा है कि तालिबान एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में नाकाम रहे हैं, जो कि मुआहिदे की कंडीशन थी, जो मुआहिदा हुआ था दोहा में पीस डायलॉग के जरिए से अमेरिका और तालिबान के दरमियान में, उसको ह्यूमिलिएट किया गया है, उसको वायलेट किया गया है। दूसरे नंबर पर अल-कायदा वहां पे ऑपरेट कर रही है। तो ये चीजें पाकिस्तान और अमेरिका को साथ में लेके आ रही हैं। फिर उसके बाद रीसेंट यूएस कंसर्न्स ओवर इंडियन सेल ऑफ आर्म्स एंड ऑयल, ये हमने बात कर ली है। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके ज़हन में, आप उसको लिख सकते हो। ये पैराग्राफ हो गया, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था कि क्यों प्रोस्पेक्ट क्यों ऐसे हैं कि हम यूएस की तरफ टिल्ट कर दें। लेकिन उसके साथ वाई कैंट वी कंप्लीटली डिस्कार्ड रशिया, रशिया को मुकम्मल तौर पर छोड़ क्यों नहीं सकते हैं? रीजंस है मल्टीपोलर वर्ल्ड इन द मेकिंग, और उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में रशिया और चाइना ये दो पावर हब्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद ना, और पावर सेंटर्स आर नॉट ओनली चेंजिंग बट एक्सपेंडिंग, यानी पावर हब्स चेंज भी हो रहे हैं और एक्सपेंड भी कर रहे हैं। अमेरिका के अलावा भी मुख्तलिफ पावर्स उसमें शामिल हो रही हैं। फिर उसके बाद चाइना एंड रशिया शेयर कॉमन कंसर्न्स विद अस ओवर राइज ऑफ दाइश। तो दाइश का राइज है अफगानिस्तान में, उसके ऊपर भी हमारे कंसर्न्स शेयर्ड हैं चाइना और रशिया के साथ। फिर पार्टनर्स हैं हम किसमें? एससीओ में हम पार्टनर्स हैं, एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें रशिया और अमेरिका भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। तो यहाँ पे पार्टनर्स हैं, रीजनल एक बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हो रही है। रशियन टैसिट विलिंगनेस फॉर सीपैक और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान का जो तीसरा मेजर जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो इस वक्त कनेक्टिविटी है। सीपैक की कामयाबी है, उसमें ज्यादा इस रीजन को कनेक्ट करना है। तो रशिया हैज शोन विलिंगनेस टू बिकम पार्ट ऑफ द सीपैक। तो ये सारी रीजंस हैं जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि रशिया को हम अनाय नहीं कर सकते, लेकिन प्रोस्पेक्ट्स यही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स यही है कि पाकिस्तान का टिल्ट यूएस की तरफ हो जाएगा। और एंड पर आप कंक्लूजन यही लिख सकते हो कि प्रोस्पेक्ट्स यही है।